रोम, जहां हमारी दुनिया का जन्म हुआ, एक साधारण गांव से लेकर एक साम्राज्य के प्रभुत्व तक, उनकी शानदार विरासत ने हमारी सभ्यता की नींव रखी। कानून, भाषाएं और संस्थाएं। रोमुलस के संस्थापक काल से लेकर पश्चिम के अंतिम काल तक गौरव और पतन की 12 शताब्दियों में गोता लगाएं। रोमन विरासत का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है या आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है? हमें टिप्पणियों में बताएं। रोमन कथा मिथक से शुरू होती है। रोम की स्थापना की पारंपरिक तिथि 21 अप्रैल 753 ईसा पूर्व है। ट्रॉय के एनेयस के वंशज रोमुलस द्वारा, जिसने अपने भाई रेमुस को उन पहाड़ियों पर मार डाला जो बाद में शहर की पहचान बनी। किंवदंती के अनुसार इस पितृहत्या ने महत्वाकांक्षा और संघर्ष से जन्मे एक शहर की नींव रखी। रोम का स्थान तिब्र नदी के एक प्रमुख घाट के निकट 7 पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण इसे सामरिक और वाणिज्यिक लाभ प्राप्त था। यह राजतंत्रीय काल वर्ष 753 वर्ष तक 509 ईसा पूर्व ने 7 राजाओं को देखा, जिनमें पौराणिक रोमुलस से लेकर एट्रस्किन टार्किन द प्राउड तक शामिल थे। रोमुलस को प्रथम सामाजिक और सैन्य संरचनाओं के आयोजन के लिए याद किया जाता है, जिसमें नए शहर की महिला आबादी को सुरक्षित करने और गठबंधनों को मजबूत करने के लिए प्रसिद्ध सबीन महिलाओं का बलात्कार भी शामिल है। दूसरे राजा नूमा पोम्पिलियस ने धर्म और कानून पर ध्यान केंद्रित किया और जटिल रोमन अनुष्ठान प्रणाली की नींव रखी। अन्य राजा जैसे सर्वियस टुलियस जनगणना के निर्माण और जनसंख्या को उनकी संपत्ति के अनुसार वर्गों में संगठित करने से जुड़े हैं, जो सेना और बाद में सभाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी। राजशाही और एट्रस्केन प्रभाव। प्रथम शताब्दियां एकीकरण का काल थीं। रोमनों ने पड़ोसी इटालियन लोगों, विशेष रूप से इट्रस्केन, जो उत्तरी इटली के एक उन्नत लोग थे, से प्रभाव ग्रहण किया। उनसे रोम ने न केवल इंजीनियरिंग और वास्तुकला ज्ञान जैसे क्लोका मैक्सिमा के मेहराब और जल निकासी प्रणाली को अपनाया, बल्कि अधिकार के प्रतीक जैसे कि बंडलों और धार्मिक अनुष्ठान के तत्व। एट्रस्किन अभिजात वर्ग ने रोम पर शासन भी किया, जिसका चरमोत्कर्ष टार्क्विन द प्राउड के रूप में सामने आया। अंतिम राजा टार्क्विन द प्राउड को एक तानाशाह के रूप में याद किया जाता है, जिसका शासन मनमानी पर आधारित था। परंपरा के अनुसार उसके पुत्र सेक्स्टस टार्क्विनियस ने लुक्रेटिया के साथ बलात्कार किया था, जो एक अपमानजनक कृत्य था जो राजशाही शक्ति के दुरुपयोग का प्रतीक था। 509 में ल्यूसियस जूनियस ब्रूटस के नेतृत्व में विद्रोह ईसा पूर्व इससे राजतंत्र समाप्त हो गया और गणतंत्र की स्थापना हुई। यह परिवर्तन एक व्यक्ति शासन के विरुद्ध एक दृढ़ घोषणा थी, एक ऐसा सिद्धांत जो सदियों तक रोमन नीति का मार्गदर्शन करता रहेगा। बाद में रोमन इतिहास लेखन ने गणराज्य को अत्याचार के विरुद्ध स्वतंत्रता के गढ़ के रूप में आदर्शित किया, और रोम के इतिहास में अगला महान काल था एल रोमन गणराज्य, जो इसमें वर्ष 509 ईसा पूर्व से लेकर वर्ष 27 ईसा पूर्व तक। गणतंत्र, जिसका शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक चीज, सामूहिक सरकार का एक प्रयोग था, जिसे अत्याचार की वापसी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। सत्ता का विभाजन प्रतिवर्ष चुने जाने वाले मजिस्ट्रेटों, मुख्य रूप से 2 कौंसल, जो कार्यकारी और सैन्य शक्ति का प्रयोग करते थे। सीनेट, पूर्व मजिस्ट्रेटों से बनी एक सलाहकारी संस्था, जिसके पास महान नैतिक और व्यावहारिक अधिकार थे, और लोकप्रिय सभाओं, जहां नागरिक कानूनों पर मतदान करते थे और मजिस्ट्रेटों का चुनाव करते थे, के बीच किया गया था। इस प्रणाली की कुंजी थी सहकार्यता, प्रत्येक पद के लिए कई अधिकारी, और अस्थायीता, 1 वर्ष का पद। तानाशाह के पद को छोड़कर, जो एक आपातकालीन मजिस्ट्रेट होता था, जिसे केवल गणराज्य के लिए अत्यधिक खतरे की स्थिति में नियुक्त किया जाता था। आदेशों का संघर्ष और इटैलिक विस्तार। गणतंत्र की पहली 2 शताब्दियां आदेशों के संघर्ष से चिह्नित थीं, जो कि कुलीन वर्ग, पदों पर एकाधिकार रखने वाले कुलीन वर्ग, और प्लेबियन, शेष नागरिक के बीच राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष था। आम लोग, जो सेना में बहुमत में थे, ने रियायतें मांगने के लिए अलगाव की धमकी का इस्तेमाल किया। इस संघर्ष की परिणति ट्रिब्यून्स ऑफ द प्लेब्स, पवित्र और अनुल्लंघनीय मजिस्ट्रेट जिनके पास वीटो शक्ति थी, के निर्माण जैसे मील के पत्थरों में हुई। हिमायत और 12 तालिकाओं के कानूनों का संहिताकरण 450 ईसा पूर्व। पहला लिखित रोमन कानूनी कोड, जिसने कानून को सभी के लिए सुलभ बना दिया।
तीसरी शताब्दी तक ईसा पूर्व आम लोगों को लगभग सभी पदों तक पहुंच प्राप्त हो गई थी, जिससे सार्वजनिक सेवा पर आधारित एक नई योग्यता आधारित कुलीनता का निर्माण हुआ। कुलीनता। जब आंतरिक संघर्ष का समाधान हो रहा था, रोम ने इतालवी प्रायद्वीप में विस्तार किया। यह प्रक्रिया क्रमिक एवं व्यवस्थित थी, जो सैन्य बल, कूटनीति और उपनिवेशों की स्थापना के संयोजन पर आधारित थी। अपने लैटिन पड़ोसियों को वश में करने के बाद युद्धों की एक श्रृंखला में भयंकर सैमनाइट्स को पराजित किया। वर्ष 343 से वर्ष 290 ईसा पूर्व और पायरहस को एपीरस से निष्कासित कर दिया। पायरिक युद्ध। रोम ने 270 ईसा पूर्व तक पूरे इटली पर नियंत्रण कर लिया। यह नियंत्रण गठबंधनों की एक प्रणाली पर आधारित था, जो इटालियन लोगों को नागरिकता और अधिकारों की विभिन्न डिग्री प्रदान करता था, लेकिन इसके लिए वफादारी और महत्वपूर्ण रूप से सैन्य टुकड़ियों की मांग करता था। सैन्य जनशक्ति का यह विशाल भंडार भविष्य में रोमन विस्तार की कुंजी में से एक था। प्यूनिक युद्ध और भूमध्य सागरीय प्रभुत्व वर्ष 264 ईसा पूर्व से वर्ष 146 ईसा पूर्व के बीच हुआ। इटली पर नियंत्रण ने रोम को उत्तरी अफ्रीका के शक्तिशाली फोनीशियन थैलासोक्रेसी कार्थेज के साथ सीधे संघर्ष में डाल दिया। प्रथम प्यूनिक युद्ध, जो वर्ष 264 में शुरू हुआ और वर्ष 241 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। यह लड़ाई मुख्यतः सिसिली पर नियंत्रण के लिए थी। रोम ने थी, जहां कोई नौसैनिक परंपरा नहीं थी, एक विशाल बेड़ा बनाया और आविष्कार किया एक बोर्डिंग ब्रिज। रोम ने सिसिली को जीतकर अपने पहले प्रांत पर कब्जा कर लिया और बाद में सार्डिनिया और कोर्सिका को भी अपने अधीन कर लिया। दूसरा प्यूनिक युद्ध, यह वर्ष 218 और वर्ष 201 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। इसे हैनिबल बारसा ने जारी किया था। हैनिबल ने अपनी सेना और हाथियों के साथ आल्प्स पर्वत को पार करके रोम को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने कन्ने 216 ईसा पूर्व में विनाशकारी पराजय दी, जहां 80,000 लोगों की रोमन सेना का सफाया कर दिया गया था। रोम अपनी अटूट एकजुटता, इटली के मित्र वफादार बने रहे और विनाशकारी क्षतियों को झेलने की क्षमता के कारण बच गया। फेबियन रणनीति ने हैनिबल को थका दिया और अंततः स्किपियो अफ्रीकन्स ने उत्तरी अफ्रीका पर आक्रमण करके हैनिबल को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया, जिसे उसने जामा के युद्ध में निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। तीसरा प्यूनिक युद्ध, जो वर्ष 149 से वर्ष 146 ईसा पूर्व तक चला, कैटो द एल्डर द्वारा शुरू किया गया एक दंडात्मक युद्ध था। कार्थेज को घेर लिया गया, उस पर कब्जा कर लिया गया, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और उसकी भूमि को अफ्रीका के प्रांत में बदल दिया गया। वर्ष 146 ईसा पूर्व तक रोम ने हेलेनिस्टिक राज्यों मैसेडोनिया और सेल्यूसिड साम्राज्य को भी तीव्र युद्धों की एक श्रृंखला में पराजित कर दिया था तथा ग्रीस और अनातोलिया के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया था। भूमध्य सागर में रोम पूर्णतः प्रभुत्वशाली शक्ति बन चुका था, जिसे उसके नागरिक गर्व से अपना देश कहते थे। हमारा सागर, हमारा सागर। झील संकट और सी गणराज्य का एड़ा, यह दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। संकट। अनियंत्रित विस्तार ने गणराज्य की सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं को नष्ट कर दिया। विजय से प्राप्त धन और दासों के बड़े पैमाने पर आगमन ने आर्थिक आधार को घातक रूप से अस्थिर कर दिया। छोटे किसान, जो नागरिक सेना की रीढ़ थे, जब वापस लौटे तो उन्होंने अपनी जमीनें बर्बाद पाईं। इन जमीनों को अभिजात वर्ग द्वारा विशाल भूमि बनाने के लिए खरीदा गया था। बड़ी संपदाएं दासों द्वारा काम किया जाता था। ग्रामीण पलायन के कारण रोम में बड़ी संख्या में गरीब और भूमिहीन नागरिक आ गए। वर्ष 133 वर्ष तक 121 ईसा पूर्व टिबेरियस ग्रेकस ने सार्वजनिक भूमि के पुनर्वितरण के लिए प्राचीन कृषि कानूनों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उनकी कट्टरता और दूसरे ट्रिब्यूनेट के लिए चुनाव लड़ने के प्रयास के कारण सीनेट के रूढ़िवादी गुट द्वारा उनकी और उनके भाई गायस ग्राकस की हत्या कर दी गई। सर्वश्रेष्ठ एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है। विवादों को सुलझाने के लिए राजनीतिक हिंसा का इस्तेमाल। पारंपरिक व्यवस्था के पतन से महत्वाकांक्षी जनरलों को शक्ति प्राप्त हुई। गाइयस मारियस ने सेना में सुधार किया, संपत्तिहीन नागरिकों की भर्ती की अनुमति दी और सैनिकों को जनरल के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए बाध्य किया। इससे सेनाएं निजी सेनाओं में परिवर्तित हो गईं। इसके परिणाम स्वरूप क्रूर सामाजिक युद्ध हुए। दौरान वर्ष 51 जब तक 88 ईसा पूर्व
जहां इतालवी सहयोगियों ने पूर्ण रोमन नागरिकता के लिए लड़ाई लड़ी और सुल्ला की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसने खुद को सैन्य बल द्वारा रोम पर थोपा। वह प्रथम त्रिमूर्ति साल के दौरान 60 ईसा पूर्व, यह पोम्पी, क्रैसस और जूलियस सीजर के बीच एक अनौपचारिक राजनीतिक गठबंधन था। इस 3 व्यक्तियों के समूह ने अपने संयुक्त प्रभाव और शक्ति के माध्यम से गणराज्य पर प्रभावी ढंग से शासन किया। गॉल पर विजय प्राप्त करके सीजर अत्यधिक अमीर और लोकप्रिय हो गया। बीच में वर्ष 58 वर्ष तक 50 ईसा पूर्व एक वफादार सेना के साथ सीनेट ने इसकी शक्ति के डर से इसे भंग करने का आदेश दे दिया। सीजर ने रूबिकॉन नदी पार करके जवाब दिया, जिससे पोम्पी के खिलाफ गृह युद्ध शुरू हो गया। जीत के बाद सीजर ने स्वयं को स्थायी तानाशाह घोषित कर दिया। उन्होंने महत्वाकांक्षी सुधार लागू किए, लेकिन सत्ता का उनका केंद्रीकरण रिपब्लिकन अभिजात वर्ग के लिए असहनीय था। उनकी हत्या मार्च के महीने की ईड्स वर्ष 44 में 15 मार्च ईसा पूर्व को कर दी गई थी, सीनेटरों के एक समूह द्वारा। वह द्वितीय त्रिमूर्ति वर्ष की शुरुआत 43 ईसा पूर्व। सीजर की हत्या ने हिंसा को और अधिक भड़का दिया। मार्क एंटनी, लेपिडस और ऑक्टेवियन, सीजर के राजनीतिक उत्तराधिकारी, ने द्वितीय त्रिमूर्ति का गठन किया। ऑक्टेवियन और एंटोनियो के बीच टकराव के कारण गठबंधन टूट गया। एंटनी, जो मिस्र की क्लियोपेट्रा सप्तम के साथ संबद्ध था, ऑक्टेवियन द्वारा एक्टियम के निर्णायक युद्ध में पराजित हुआ, जो 31 ईसा पूर्व में हुआ। ऑक्टेवियन रोम का एकमात्र शासक बन गया। 27वें वर्ष में ईसा पूर्व उन्होंने गणतंत्र की औपचारिक बहाली की घोषणा की, लेकिन सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली और ऑगस्टस आदरणीय की उपाधि धारण कर ली। राजकुमार, प्रथम नागरिक। इस अधिनियम ने शाही युग की शुरुआत की और औपचारिक रूप से गणतंत्र का अंत कर दिया। फिर 27 ईसा पूर्व और 180 ईस्वी के बीच वह घटना घटी जिसे उच्च साम्राज्य, प्रिंसिपेट और पैक्स रोमाना, उच्च साम्राज्य या प्रिंसिपेट का काल रोमन सभ्यता का चरम माना जाता है। ऑगस्टस ने एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जिसमें सम्राट राजकुमार ने गणतांत्रिक मुखौटा बनाए रखते हुए सूक्ष्मता से शासन किया। वास्तविक शक्ति सैन्य पदों और उपाधियों के संचय में निहित थी। राजकुमार, जूलियो क्लाउडियन राजवंश, वह वर्ष 27 ईसा पूर्व, अल वर्ष 68 ईस्वी। इस राजवंश में ऑगस्टस के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी शामिल थे और यह प्रशासनिक प्रतिभा और निरंकुशता के मिश्रण से चिह्नित था। ऑगस्टस, जिन्हें ऑक्टेवियन के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन रोम के पहले सम्राट थे। उसने ईसा पूर्व 27वें वर्ष से लेकर ईस्वी 14वें वर्ष तक शासन किया। उन्हें मुख्यतः शांति स्थापित करने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने साम्राज्य को शांत किया, सेना, प्रांतीय प्रशासन और वित्त को पुनर्गठित किया। उन्होंने एक विशाल सार्वजनिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया और पैक्स रोमाना, रोमन शांति, 2 शताब्दी का काल जो सापेक्षिक आंतरिक स्थिरता और समृद्धि की विशेषता रखता है। फिर उसने पीछा किया टिबेरियस। उन्होंने ईस्वी 14वें वर्ष से 37वें वर्ष तक शासन किया। वह एक सक्षम जनरल थे, यद्यपि उनका चरित्र उदास था। उसने जारी रखा कालीगुला ईस्वी 37वें वर्ष से लेकर 41वें वर्ष तक। वह अपनी अत्यधिक फिजूल खर्ची और क्रूरता के लिए विख्यात थे तथा प्रेटोरियन गार्ड द्वारा हत्या किए जाने वाले पहले सम्राट थे। वह अनुसरण करता है क्लाउडियो सरकार, वर्ष 41 से वर्ष 54 ईस्वी तक। यह ब्रिटेन पर विजय के लिए उल्लेखनीय था। वर्ष 43 और साम्राज्यवादी नौकरशाही तंत्र के विस्तार से। अंत में नीरो 54 से 68 ईस्वी तक। रोम की भीषण आग के लिए उन्हें दोषी ठहराया जाता है, वर्ष 64 ईस्वी का, और ईसाइयों के पहले व्यवस्थित उत्पीड़न की शुरुआत के लिए। सैन्य विद्रोह के कारण मजबूर होकर उनकी आत्महत्या ने राजवंश के अंत को चिह्नित किया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। 4 सम्राटों और फ्लेवियन राजवंश का वर्ष 69 से अल 96 ईस्वी। वर्ष 69 ईस्वी। इससे यह प्रदर्शित हुआ कि सम्राट की नियुक्ति की असली शक्ति सेना में निहित है। गृह युद्ध के बाद वेस्पासियन विजयी हुआ और उसने फ्लेवियन राजवंश, वेस्पासियन टाइटस डोमिनियन की स्थापना की। इस राजवंश ने साम्राज्य को स्थिर किया, वित्तीय व्यवस्था बहाल की और कोलोसियम, फ्लेवियन एम्फीथिएटर का निर्माण किया। 5 अच्छे सम्राट, 96 ईस्वी से वर्ष 180 ईस्वी तक। यह काल साम्राज्य का स्वर्ण युग है।
जिसकी विशेषता समृद्धि, स्थिरता और गोद लेने के माध्यम से शांतिपूर्ण उत्तराधिकार है। नरवा ने 96 से 98 ईस्वी तक शासन किया, जिसके साथ उनका शासनकाल समाप्त हो गया। गोद लेने की परंपरा हिस्पैनिक ट्राजन के चयन के साथ शुरू हुई। उन्होंने सन के 98 में कमान संभाली और 117 ईस्वी तक शासन किया, कुल मिलाकर असाधारण। उनके नेतृत्व में साम्राज्य ने डेसिया, अरब पेट्रिया और मेसोपोटामिया, हालांकि मेसोपोटामिया खो दिया गया था, पर विजय प्राप्त करके अपनी अधिकतम क्षेत्रीय सीमा तक पहुंच गया। हैड्रियन ने 117 से 138 ईस्वी तक शासन किया। इसमें विस्तार के बजाय समेकन पर ध्यान केंद्रित किया गया। उसने प्राकृतिक सीमाओं को सुदृढ़ किया। नीबू इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ब्रिटेन में हैड्रियन की दीवार है। उसके बाद एंटोनिनस पायस 138 से 161 ईस्वी तक सत्ता में रहा। शांति का एक असाधारण शासन। अंततः मार्कस ऑरेलियस ने 161 से 180 ईस्वी तक शासन किया, जो तथाकथित अच्छे सम्राटों में से अंतिम था। स्टोइक दार्शनिक सम्राट। उनके शासनकाल में बड़ी चुनौतियां आईं। मार्कोमैनिक युद्ध और एंटोनिन प्लेग की वापसी। इस काल की विशेषता थी प्रांतों का एकीकरण, विशाल सड़क नेटवर्क, रोमन कानून का विकास और जीवंत अर्थव्यवस्था। साम्राज्य, जो ब्रिटेन से लेकर फरात नदी तक फैला हुआ था, की अनुमानित जनसंख्या 50 से 90 मिलियन थी, जो उत्तरोत्तर व्यापक होती रोमन नागरिकता और मानकीकृत शहरी संस्कृति से एकजुट थी। 180 वर्ष में मार्कस ऑरेलियस की मृत्यु ईस्वी और अपने जैविक पुत्र कोमोडस, जिसने गोद लेने की परंपरा को तोड़ा और एक अनियमित तानाशाह निकला, को नियुक्त करने के उनके भाग्यवादी निर्णय ने पैक्स रोमाना की अवधि को समाप्त कर दिया और पतन की शुरुआत को चिह्नित किया। सैन्य अराजकता। यह वर्ष 235 जब तक 284 ईस्वी। 235 ईस्वी में सम्राट सेवेरस अलेक्जेंडर की हत्या, इसने सैन्य अराजकता के रूप में ज्ञात गहन संकट की अवधि को जन्म दिया, जहां केवल 50 वर्षों में 26 सम्राटों की घोषणा की गई और उनकी हत्या कर दी गई। वफादारी पूरी तरह से सीमावर्ती सेनाओं में स्थानांतरित हो गई थी, जो अपनी इच्छानुसार अपने जनरलों को सिंहासन पर बिठा देती थी। बाहरी दबाव। उन्होंने समन्वित दबाव के तहत सीमाओं को ध्वस्त कर दिया, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उत्तर में जर्मनिक लोगों, गोथ, अल्मानी, फ्रैंक के संघ रोमन क्षेत्र में गहराई तक घुस गए। पूर्व में गतिशील सासानी साम्राज्य के तहत फारसी शक्ति का पुनरुत्थान एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बन गया, जिसने स्वयं सम्राट वेलेरियन को पकड़ लिया। आर्थिक संकट। इसने युद्धरत सेनाओं को लगातार भुगतान करने के लिए सम्राटों को चांदी की मुद्रा का बड़े पैमाने पर अवमूल्यन करने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति में भारी वृद्धि हुई। मुद्रा में विश्वास के पतन और व्यापार में व्यवधान ने शहरी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। कई शहर सिकुड़ गए और लोग ग्रामीण इलाकों की ओर पलायन करने लगे। लैटिफुंडियो प्रणाली और अंततः सामंतवाद का बीज। राजनीतिक विखंडन। इससे यह प्रदर्शित हुआ कि इतनी दूर स्थित सीमाओं की रक्षा करना केंद्रीय सरकार के लिए असंभव हो गया। साम्राज्य संक्षेप में 3 भागों में विभाजित था। गैलिक साम्राज्य, जिसका नियंत्रण ब्रिटेन, गॉल और हिस्पेनिया पर था। पाल्मिरेन साम्राज्य, जिसका पूर्वी प्रांतों पर प्रभुत्व था। और केंद्रीय साम्राज्य नियंत्रण, इटली, अफ्रीका और बाल्कन। डायोक्लेटियन और कॉन्स्टेंटाइन का स्थिरीकरण। डायोक्लेटियन वर्ष 284 से वर्ष 305 ईस्वी ने साम्राज्य को अराजकता से बचाया, क्रांतिकारी सुधारों को लागू किया, जिसने प्रिंसिपेट को एक पूर्ण राजतंत्र, डोमिनेट लैटिन से भगवान प्रभु, एक उपाधि जिससे पूर्ववर्ती सम्राट बचते थे, में बदल दिया। टेट्रार्की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि साम्राज्य इतना बड़ा था कि एक व्यक्ति द्वारा इसका शासन नहीं किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने सरकार को 4 भागों में विभाजित कर दिया, जिनमें 2 ऑगस्टी प्रमुख शासक, एक पूर्व के लिए और एक पश्चिम के लिए, और 2 सीजर उत्तराधिकारी और सहायक थे, जो विशाल क्षेत्र के प्रशासन और रक्षा की सुविधा प्रदान करते थे। यद्यपि डायोक्लेटियन के त्याग के बाद एक नए गृह युद्ध में यह व्यवस्था ध्वस्त हो गई, लेकिन इसने पूर्व पश्चिम प्रशासनिक विभाजन के लिए मिसाल कायम कर दी। उनका सैन्य और नौकरशाही सुधार। उन्होंने नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सेना और नागरिक प्रशासन का आकार दोगुना कर दिया, प्रांतों में सैन्य और नागरिक शक्ति को अलग कर दिया।
इसके लिए सख्त राजकोषीय नियंत्रण और व्यवसायों को जबरन सौंपना आवश्यक था, जैसे किसानों को भूमि पर स्थापित करना, उनकी गतिशीलता को सीमित करना और उपनिवेश की नींव रखना। अधिकतम मूल्य आदेश के साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उनके प्रयास विफल रहे, लेकिन सत्ता का केंद्रीकरण अल्पकालिक सफलता थी। कॉन्स्टेंटिनो पहला महान 306 से वर्ष 337 ईस्वी वह टेट्रार्की युद्धों के विजेता के रूप में उभरे और साम्राज्य को अपने शासन के अधीन एकीकृत किया। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिन्होंने पश्चिमी इतिहास की दिशा को पुनः परिभाषित किया। ईसाई धर्म मिल्वियन ब्रिज 312 ईस्वी पर अपनी जीत के माध्यम से, जिसके कारण उन्होंने मिलान का फरमान 313 ईस्वी दशकों के उत्पीड़न के बाद ईसाई धर्म को वैध बनाना। उनके समर्थन ने इसे एक सताए गए संप्रदाय से साम्राज्य के प्रमुख पंथ में बदल दिया। उन्होंने निकेया की परिषद बुलाई वर्ष 325 में ईस्वी। साम्राज्यवादी शक्ति को धार्मिक रूढ़िवादिता से जोड़ते हुए सैद्धांतिक विवादों को हल करना। नई राजधानी यह समझते हुए कि साम्राज्य का आर्थिक और रणनीतिक केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया था, उन्होंने प्राचीन बाइजेंटियम के स्थान पर एक नई राजधानी की स्थापना की, जिसे 330 में कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटाइन का शहर नाम दिया गया। ईस्वी व्यापार मार्गों के चौराहे पर इसकी रणनीतिक, आसानी से रक्षा योग्य स्थिति ने इसे गुरुत्वाकर्षण का नया केंद्र बना दिया, जो धीरे धीरे रोम को ग्रहण लगा रहा था। विभाजन और धर्म। डायोक्लेटियन और कॉन्स्टेंटाइन द्वारा प्राप्त स्थिरता अस्थायी थी। सीमाओं पर दबाव और आंतरिक विभाजन जारी रहा। थियोडोसियस पहला वर्ष 369 से वर्ष 395 ईस्वी संयुक्त साम्राज्य पर शासन करने वाले अंतिम सम्राट थे। हालांकि प्रशासन पहले से ही विभाजित था। उनकी घोषणा की कार्रवाई आधिकारिक धर्म के रूप में ईसाई धर्म यह तब हुआ जब 380 में ईस्वी थेसालोनिका के आदेश ने निकेन कैथोलिक ईसाई धर्म को एकमात्र राज्य धर्म घोषित किया। ईसाई धर्म के अन्य सभी रूपों और पारंपरिक रोमन मूर्ति पूजक पंथों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मंदिरों को बंद कर दिया गया और ओलंपिक खेलों पर रोक लगा दी गई। अंतिम डिवीजन 395 ईस्वी उनकी मृत्यु के बाद हुआ, जब थियोडोसियस ने साम्राज्य को अपने बेटों होनोरियस पश्चिम और अर्काडियस पूर्व के बीच स्थायी रूप से विभाजित कर दिया। इसे विभाजन के रूप में नहीं देखा गया रोमन साम्राज्य, लेकिन शासन को सुविधाजनक बनाने के लिए केवल एक प्रशासनिक विभाजन था। लेकिन व्यवहार में दोनों हिस्से सांस्कृतिक और भाषाई रूप से अलग होने लगे। पश्चिम में लैटिन, पूर्व में ग्रीक, और महत्वपूर्ण रूप से उनकी सैन्य और आर्थिक नियति नाटकीय रूप से अलग हो गई। पूर्वी साम्राज्य अधिक समृद्ध था, अधिक शहरीकृत था तथा अपनी रक्षा के लिए वित्त पोषण करने तथा आक्रमणकारियों को हटाने में अधिक सक्षम था, जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य बाइजेंटियम स्थिरता, धन और अभेद्य राजधानी का आनंद ले रहा था। पश्चिमी साम्राज्य, जिसकी राजधानी सुरक्षित रवेना में स्थानांतरित हो गई थी, जटिल कारकों के संगम के कारण ढह रहा था। यह पतन कोई एकल घटना नहीं थी, बल्कि केंद्रीय सत्ता का व्यवस्थित एवं क्रमिक पतन था। प्रवासी दबाव और बर्बर बस्तियां। अंतिम संकट का उत्प्रेरक एशियाई मैदानों से पूर्वी यूरोप में हूणों के प्रवेश के कारण लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन था। हूणों ने जर्मनिक लोगों, विशेषकर विसिगोथ्स को रोमन सीमाओं की ओर धकेल दिया। हूण आतंक से बचने के लिए विसिगोथों ने वर्ष 376 में डेन्यूब नदी पार कर रोमन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। ईस्वी भ्रष्ट रोमन अधिकारियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार और शोषण किया गया और उन्होंने विद्रोह कर दिया तथा एड्रियानोपल के विनाशकारी युद्ध वर्ष 378 में ईस्वी में सम्राट वैलेंस को पराजित कर उनकी हत्या कर दी। इस युद्ध ने बर्बर लोगों को रोम की कमजोरी और रोमन सेनाओं पर गौथिक घुड़सवार सेना की श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। 406 से शुरू ईस्वी लोगों की एक विशाल बाढ़ वेंडल, सुएबी, एलन ने जमी हुई राइन नदी को पार कर गौल और हिस्पेनिया पर आक्रमण कर दिया। पश्चिम की सैन्य कमजोरी ने सम्राटों को समझौते करने के लिए मजबूर किया, जिसके तहत बर्बर लोगों को सैन्य सेवाओं और शांति बनाए रखने के बदले में शाही धरती पर अक्सर स्वायत्तता के साथ बसने की अनुमति दी गई। वह रोम की लूट वर्ष 410 में विसिगोथ अलारिक द्वारा था। एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव, क्योंकि शहर तब से विदेशी हाथों में नहीं पड़ा था। वर्ष 390 ईसा पूर्व
बाद में असभ्य वे उत्तरी अफ्रीका में बस गए, जो अनाज से सबसे समृद्ध प्रांत था, और उन्होंने वर्ष 1840 में दूसरी बार रोम पर आक्रमण किया। 455 ईस्वी। अफ्रीका का नुकसान पश्चिम के लिए एक घातक झटका था। मध्य शताब्दी में 5 अत्तिला और हून उन्होंने दोनों साम्राज्यों के लिए खतरा पैदा कर दिया तथा उन्हें केवल कैटालोनियन मैदानों के युद्ध वर्ष 451 ईस्वी के बाद में एटियस के नेतृत्व में रोमन विसिगोथिक गठबंधन द्वारा रोका जा सका। उस समय तक पश्चिम अर्ध स्वतंत्र बर्बर राज्यों विसिगोथ, वेंडल आदि का एक मौजक बन चुका था। वास्तविक शक्ति कठपुतली सम्राट में नहीं थी, जो केवल इटली को नियंत्रित करता था, बल्कि सैन्य कमांडरों, सैनिकों के स्वामी जर्मनिक मूल के थे, जो सम्राटों को स्थापित और पदच्युत करते थे। अंतिम बयान। यह घटना ईस्वी 476 वर्ष बाद घटी। ओरेस्टेस ने अपने बेटे का नाम रखा रोमुलस ऑगस्टस, अंतिम सम्राट की तरह। हालांकि जर्मनिक सेना ने विद्रोह कर दिया और एक हेरुलियन सरदार ओडोएसर को राजा नियुक्त कर दिया। ओडोएसर ने रोमुलस को पदच्युत कर दिया, लेकिन स्वयं को सम्राट घोषित करने के बजाय उसने कॉन्स्टेंटिनोपल के पूर्वी सम्राट जेनो को शाही राज चिन्ह भेजकर की उपाधि मांगी कुलीन इटली पर शासन करने के लिए। इस अधिनियम को पारंपरिक रूप से इस प्रकार उद्धृत किया जाता है: पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत। राजनीतिक पतन के बावजूद सांस्कृतिक, कानूनी और भाषाई रोमैनिटी कायम रही। वह बीजांटिन साम्राज्य पूर्व 1000 साल तक जीवित रहा और समृद्ध हुआ, जब तक कि 1453, जिसे प्रत्यक्ष निरंतरता माना जाता है, जस्टिनियन के अधीन पहला एक प्रयास किया गया मरम्मत और रोमन कानून को संहिताबद्ध किया गया। कॉर्पस यूरिस सिविलिस, नागरिक कानून निकाय। पश्चिम में कैथोलिक चर्च सत्ता की रिक्तता को भर दिया। लैटिन से रोमांस भाषाएं विकसित हुईं और आइडिया इंपीरियल उन्होंने शार्लेमेन जैसे बाद के नेताओं को प्रेरित करना जारी रखा। रोम की विरासत वह ढांचा है जिस पर आधुनिक सभ्यता का अधिकांश भाग निर्मित हुआ। लाइक करें, सदस्यता लें और साझा करें। जब तक अगला